हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब का नाम है जीएस विथ राज सर और मैं हूं राजकुमार और आप सभी को देने जा रहा हूं जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन जो इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसके लिए हेल्पफुल हैं और जो आने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए, उसके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। जो मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जीके के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो एसएससी का एमटीएस है उसमें क्या है कि उसमें जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर के हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण जीके है। चलिए देखते हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन है पुरा स्थल वो कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है, तो इसका राखीगढ़ी आंसर होगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में। और इस स्थल की खोज किसने करी थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान ने की थी। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में से राखीगढ़ी एक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ था तो किस शासन के बारे में सूचना देता है। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। जो स्तंभ है इसके अनुसार समुद्रगुप्त जो था कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ में अशोक का, समुद्रगुप्त का, जहांगीर का और बीरबल का लेख उल्लेखित है। और यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, परंतु अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो इलाहा अशोक स्तंभ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कोलकाता नगर का संस्थापक कौन था। कोलकाता का संस्थापक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए चार्ल्स अय्यर, ऑप्शन बी जॉब चार्नक, ऑप्शन सी गैरोल्ड आंगिया, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। कलकत्ता का संस्थापक, इसका राइट आंसर होगा जॉब चार्नक। कौन, जॉब चार्नक। इसके बारे में जानकारी और है, 1698 में अंग्रेज़ों ने सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त करी थी और उसी में फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। जॉब चार्नक के ही प्रयास से इन गांवों को मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन थे। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसके जो अध्यक्ष थे
वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन 5वां, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार कब भाग लिया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो बताइए। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1901, लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920 या सूरत अधिवेशन 1907। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कलकत्ता अधिवेशन 1901। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनाशा वाचा ने की थी। जो अगर प्रथम बार पूछे तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? बताइए। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ प्रथम सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी रॉलेट सत्याग्रह या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ए चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में जानकारी देते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में, कब? 1917 में चंपारण में नील कृषकों की मांगों के समर्थन में किया था। गांधी जी द्वारा 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? किसका पूछ रहा है? अभ्रक का। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। भारत विश्व का लगभग 60%, कितने प्रतिशत? भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन करता है। भारत में पाए जाने वाले अभ्रक के 3 प्रमुख प्रकार हैं, रूबी अभ्रक, मास्को ब्राइट या बामोटाइड। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता 100 से 150 सेंटीमीटर होती है और तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर
स्थित है? कौन सा? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है, तो वहाँ पर क्या है? कांडला बंदरगाह। गुजरात राज्य में स्थित कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कच्छ की खाड़ी पर कौन सा है? कांडला बंदरगाह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का, किसका? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए एटाना, ऑप्शन बी पेली, ऑप्शन सी विसुवियस, ऑप्शन डी स्ट्राबोली ज्वालामुखी। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर स्ट्राबोली ज्वालामुखी। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा कौन कौन सी? इसमें तीनों रेखाएं बताई गई हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में है। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। कौन सी एक खरीफ की फसल है? कौन सी एक खरीफ की फसल है? बताइए। ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी सोयाबीन। तो बताइए कौन से? इसका राइट आंसर जो होगा सोयाबीन। इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। अब इसमें जानकारी देते हैं। रबी इसमें फसलें कितने प्रकार की होती हैं? एक रबी के मौसम में होती है, एक खरीफ के मौसम में। तो रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि आते हैं। और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल है जो जुलाई में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ के मौसम में कौन कौन से अनाज पैदा होते हैं? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, सोयाबीन आदि सब खरीफ की फसलें हैं। चलिए देखते हैं अगली फसल। अगला क्वेश्चन। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलें हैं उसमें कौन सा तत्व है जो इम्पोर्टेंट है? तत्व का पूछा गया है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी सोडियम। बताइए। तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका पूछ रहा है? कॉफ़ी का राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन की अधिकता मात्रा किसमें पाई जाती है? अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? बताइए।
ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी किशनपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी रानीपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। वन्य जीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और ये चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में है। ठीक है, तो दो बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है जो 1986 में, और दूसरा चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना राइट आंसर आगरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव बनाया गया था आगरा को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम पूछ रहा है इसका, कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका उद्गम ऑप्शन ए बरेली से, ऑप्शन बी हरिद्वार से, ऑप्शन सी कानपुर से, या ऑप्शन डी नरोरा से। बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा वो नरोरा होगा। निचली गंगा नहर बुलंदशहर जनपद के नरौरा से गंगा नदी निकलती है। इस नहर से लाभान्वित होने वाले ज़िले मुख्य हैं कौन कौन से? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद। तो निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो नरोरा से होता है जो बुलंदशहर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौन सा? सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताना है। आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए आजमगढ़ में है, ऑप्शन बी बलिया में है, ऑप्शन सी हरदोई में है, ऑप्शन डी प्रतापगढ़ में है। बताइए कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा बलिया जिला। क्या? बलिया जिला। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जनपद में है। इस पक्षी विहार का क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। हरदोई में भी एक है, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। और लाख बहसी पक्षी विहार कहाँ पर है? तो फर्रुखाबाद जनपद में है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आगरा मथुरा में, या ऑप्शन बी एटा में, या ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर और झांसी में, ऑप्शन डी सीतापुर में। बताइए कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर और झांसी। इसके बारे में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब एक कांप मिट्टी, 2 मिश्रित और लाल मिट्टी, 3 रेतीली और लाल मिट्टी। रेतीली लाल मिट्टी महीन बालू से युक्त होती है। यह मिर्ज़ापुर उसके आसपास क्षेत्रों के पास पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त वो झांसी में पाई जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर और झांसी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।